नमस्कार साथियों, मैं केपी सर माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ध्यान से देखना इसको। सरकार। साथियों ध्यान देंगे बात पे। सरकार दो प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक, जिसे अध्याक्षात्मक कहा जाता है, और एक होती है संघात्मक। संघात्मक और एकात्मक सरकार का पता कैसे चलेगा कि कौन सी सरकार तो एकात्मक है और कौन सी सरकार संघात्मक है? तो शुरू करते हैं बात को। सरकार में तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं सरकार में। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका, और एक होती है साथियों न्यायपालिका। दुनिया में किसी भी प्रकार के संविधान में तीन प्रकार की सरकार के पार्ट पाए जाते हैं। सरकार में तीन प्रकार के पार्ट हैं। एक कार्यपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, और एक है न्यायपालिका। यदि किसी भी देश की सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी हुई हैं, कौन कौन? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तो उस देश की सरकार को हम कहेंगे संघ सरकार। और यदि इन दोनों का आपस में कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो उस देश की सरकार को हम कहेंगे अध्यक्षात्मक या एकात्मक सरकार। और साथ ही आपको बता दूं, भारत में संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। कौन सी शासन प्रणाली कहेंगे हमें? संसदीय शासन प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान में ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से आई है? साथियों आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है। मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो कि आपा संविधान जो बनाया मांग मांग के बनाया है। वी आर टोटल इंटरनेशनल मंगता। मांग्यो भाई, अमेरिका कनु मांग्यो, ब्रिटेन कनु मांग्यो, दक्षिण अफ्रीका कनु मांग्यो, जर्मनी कनु मांग्यो, मांगता ही रिया आपा। ठीक है, तो देखो ये संसदीय प्रणाली हमने कहां से उठाई है? ब्रिटेन के संविधान से उठाई है। आ मांग की लाया कि भाई जी थोड़ी संसद दियो। ब्रिटेन वाला बोले भाई ले जाओ, थार को गणो ही क्यों लाया? हाँ है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लाए। लेकिन मांग के लाने के बाद हमने इसको हमारे संविधान में कहां पर रखा? आपको पता है संविधान के 22 पार्ट हैं, तो हमने इसको संविधान के भाग 5 में रख दिया। अब पार्ट अनुच्छेद में डिवाइड, अनुच्छेद में बटा हुआ है, तो यहां इस सरकार को हमने अनुच्छेद में कहां से कहां तक रखा? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार। साथियों 5 सवालों पे ध्यान देते हैं। सवाल पहला कि भारत में सरकार का कौन सा रूप है? बोले संघात्मक। कहां से आई? बोले ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन मान लो आपसे पूछे कि संघ की अवधारणा कहां से आई, तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से। संसदीय प्रणाली कहां से आई, तो कहां से बताएंगे? ब्रिटेन के संविधान से। अब संघ सरकार, संघात्मक रूप कनाडा से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। सरकार में तीन प्रकार के पार्ट होते हैं। एक कार्यपालिका होती है, एक व्यवस्थापिका होती है, और एक न्यायपालिका। दोनों जहां जुड़ के काम करेंगी वो सरकार क्या होगी? संघ सरकार, जैसे भारत में है। दोनों जुड़ के जहां काम नहीं करती वो एकात्मक या साम्यवादी होती है, जैसे रूस है, चीन है, वो इसके बेहतरीन उदाहरण है। अब सवाल यह है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, और न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो सुनो भाई, देखो कानूनों को जहां लागू किया जाता है वो तो होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब आप समझ रहे हैं, काम करना। तो कार्यपालिका तो कानूनों को लागू करने का काम करेगी, लेकिन लागू करे तो क्या? तो लागू करे वो कानून जो किसने बना दिए? व्यवस्थापिका ने। आपने भाषा में थे समझो, व्यवस्था तो एक करें, अव्यवस्था करे बिन लागू एक करें। अब मान लो कि ना तो गलत कानून बना दिए जाएं, ना गलत तरीके से लागू कर दिए जाएं, तो यहां पे न्यायपालिका, ये व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका द्वारा। तो दोबारा देखना, कार्यपालिका कानूनों को
लागू करने का कार्य करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, निगरानी करती है। अब थे अपनी भाषा में समझो सीधा सीधा तरीका। देखो ब्याह शादी आजकल तो हो रही है, लॉकडाउन चल रहे पर मान लो होंगी 2 महीना बाद में 4 महीना बाद में 50 व्यक्ति लेके अपन आज भी शादी कर सकते हैं एसडीएम की अनुमति के साथ। तो सुनो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, अपनी भाषा में समझा रहा हूं। यदि आपने एक बार इसे सुन लिया तो भूलोगे नहीं। ध्यान दो बात पे। मान लो आप किसी शादी में गए, तो जहां शादी में जाते हो तो वहां आपको जैसे आप जाते हो तो जाते ही आपको पानी पिलाया जाता है, बैठने को कहा जाता है, नाश्ता दिया जाता है, चाय दिया जाता है। मान लो आपको जैसे ये बोला कि शादी में गए, बढ़िया कुर्सी पे आपको बैठाया, पानी दिया, फिर नाश्ता दिया। अब कई बार क्या हुआ, नाश्ता के बाद में दोबारा पानी कौन दी, अब आपने तो ठाडी दिक्कत हाथ क्यों दो। हालांकि आप तो यहाँ का आदमी प्लेट ही पूछ की काम काट लिया, लेकिन मान लो पहले पानी दिया, फिर नाश्ता दिया, फिर दोबारा पानी दिया, थोड़ी देर बाद में आपके लिए चाय आई है, चाय के बाद थोड़ी देर में आपके लिए आइसक्रीम आई है। अब आप चलने ही वाले थे कि आपके लिए फिर वेटर कुछ चीज लेके आए, इस बार आपके लिए कागज का पैकेट लेके आए जिसमें ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश बादाम अखरोट पिस्ता वगैरह वगैरह। अब आप एक बात जरूर करांगा कि यार व्यवस्था बढ़िया है, शब्द है व्यवस्था, आरी बाय व्यवस्था। जिसके घर में शादी थी उसने क्या बनाई, व्यवस्था बनाई, नियम बनाए, कानून बनाए कि जैसे ही बारात आएगी, जैसे ही मेहमान आएंगे ये तरीका अपनाएंगे। लेकिन क्या ये व्यवस्था लागू इन लोगों ने की? नहीं। व्यवस्था लागू किसने की? वहां जो काम कर रहे थे लोग, वेटर जो काम कर रहे थे। तो व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। निगरानी कौन करेगी? न्यायपालिका। अब शादी ब्याह में आपने देखा हो तो न्यायपालिका प्राय करके सफेद कपड़ों में घूमते हुए पाई जाती है। काम तो कर कौन सके, क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। संसदीय शासन प्रणाली में, संघात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका को क्या रखा है, न्यायपालिका से अलग रखा, ताकि ये आराम से कार्य कर सके। तो ये अलग है, घूमते हुए पाई जाएगी, आराम घूम रहे हैं या चक्कर काट रहे हैं। मान लो जैसे कोई भी हुआ, आप जैसे लेट हो गई। अब आपने राजस्थान में शेखावाटी में एक चीज है कि बरात में जावा बिना नाश्तो करे जावा, आपने संभव हो नहीं। तो हमने क्या किया, आप न्यायपालिका के पास गए, आपने सीधा डायरेक्ट वेटर को बोल दिया, रा चार नाश्ते प्लेट लिया, कौन लिया है ताना का भाग जा। लेकिन आप किसके पास गए? न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका में अपन जो है आदेश नहीं देंगे, न्यायपालिका से प्रार्थना करेंगे। तो आपने न्यायपालिका से प्रार्थना करी, राम राम सा। न्यायपालिका तन को राम राम सा, राम राम सा। तो बोला मैं के 2-4 आदमी थोड़ा लेट होगा तो चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था हो सकती, इतना ही बोला आपने। अब न्यायपालिका किसको आदेश दे रही है? किसको आदेश दे रही है? कार्यपालिका को। वेटर को बुलाएगा, इधर अब आई जी के सागे जा, जितना भी आदमी चाय पानी नाश्तो करवा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो काम किसने करना? कार्यपालिका ने। नियम किसने बनाने? व्यवस्थापिका ने। और निगरानी किसने को करनी? न्यायपालिका को। अब सवाल ये कि कार्यपालिका में कौन कौन है, व्यवस्थापिका में कौन कौन है और न्यायपालिका में कौन कौन है? देखो न्यायपालिका में कोई नहीं है, एकात्मक है न्यायपालिका। कार्यपालिका में फिर से यहां 4 पार्ट हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं आप सुनेंगे। 4 पार्ट है। एक पार्ट के रूप में तो काम करता है यहां पर राष्ट्रपति। कार्यपालिका में 4 पार्ट है। एक होता है उपराष्ट्रपति, और एक होती है मंत्री परिषद, और साथियों एक होता है महान्यायवादी। ये 4 प्रकार की कार्यपालिका में व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कार्यपालिका में कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। व्यवस्थापिका में 3 पार्ट हैं। कौन कौन है? एक अंग के रूप में तो काम करता है यहां पुनः है राष्ट्रपति, और 2 इसके सदन होते हैं। एक सदन के रूप में तो कौन है अपने पास? राज्य सभा है, और एक सदन के रूप में अपने पास है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। व्यवस्थापिका न्यायपालिका में जो है वो एकात्मक है, इसलिए न्यायपालिका का कोई पार्ट अपन ने किया नहीं। अगर इनके अनुच्छेद की बात करें
तो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक है, व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है, और न्यायपालिका जो है 123 तक, और न्यायपालिका जो है वो 124 से 147 तक है। ये पूरा भाग 5 है। 148 से 151 तक जो है वो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आता है, जिसे अपन केग के नाम से जानते हैं। तो देखो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 78 तक कौन है? कार्यपालिका। व्यवस्थापिका 79 से 123 तक है, और न्यायपालिका 124 से 147 तक है। अब कार्यपालिका के 4 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। व्यवस्थापिका के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अगर इनके भी अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में। यहां राष्ट्रपति 52 में आ ही गया। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। न्यायपालिका 124 से 147 तक है ही है। साथियों, ये अपनी पूरी संघ सरकार है। आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? कार्यपालिका की। और कार्यपालिका क्या है वो अपन अगले पार्ट में देखते हैं। तो देखो, अपन शुरू बात करते हैं कार्यपालिका से। आपको इस तरीके से बता दूंगा कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। कार्यपालिका कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है अपने पास। और इस कार्यपालिका के हैं अपने पास 4 पार्ट। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? पिछले एपिसोड में आपने देखा थोड़ी देर पहले। देखो भाई, कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास है राष्ट्रपति, एक अपने पास है उपराष्ट्रपति, एक अपने पास है मंत्री परिषद, और एक अपने पास है महान्यायवादी। ये अपने पास 4 पार्ट है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। सुनेंगे, देखो भाई, पूरी की पूरी कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सारी की सारी ताकत किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन जब संविधान निर्माण कर रहे थे तो एक सवाल उठा कि बाय द वे, अगर बाय चांस राष्ट्रपति पद पर ना रहे तो कौन चलाएगा काम? बात किसकी करें अपन? राष्ट्रपति की। कार्यपालिका के 4 पार्ट हैं, उनमें राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान निर्माताओं ने जवाब दिया कि यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो केवल और केवल उसका स्थान लेके अपने पास कौन बैठा है? उपराष्ट्रपति। तो जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया, जहां से सवाल उठा, उसको जवाब मिल गया कि अगर राष्ट्रपति ना रहेगा, दोबारा सुन लें, संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ना रहे तो इसकी जगह लेने कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन साथियों बता दूं, सवाल समाप्त नहीं होते हैं कभी भी। अगला सवाल उठा कि बाय द वे अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो आगे थोड़ी देर बाद जब अपन राष्ट्रपति का संवैधानिक क्रम पढ़ेंगे तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इसका पद यदि रिक्त हो जाए तो कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगला सवाल उठा, बोले ठीक है, मान लिया कि राष्ट्रपति बढ़िया है, काम करेगा, ना रहेगा तो ये आ जाएगा। लेकिन सवाल उठाने वाले ने फिर एक सवाल उठाया, बोले कि क्या एक व्यक्ति देश चला सकता है? संविधान निर्माताओं के सामने सवाल है कि क्या एक अकेला व्यक्ति देश चला पाएगा, भले ही वो सबसे इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो? तो बात तो सही थी, लॉजिक सही था। तो संविधान निर्माताओं ने जवाब दिया, बोले हम कहां कह रहे हैं अकेला चलाएगा, हम तो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रपति है ना, इसके कार्यों में सहयोग के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके कार्यों में सहयोग की मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा पीएम। तो ये दोनों मिलके, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री एक ही बात है, मिलके किसका सहयोग करेंगे? राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करेंगे। बोलो ठीक है, डन, मान लिया। लेकिन फिर एक सवाल उठा,
बोले भाई जी देखो, ना तो राष्ट्रपति को सब कुछ ज्ञान हो सकता कभी भी, ना मंत्रिपरिषद को, तो ना प्रधानमंत्री हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, यहां आओ, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है संघात्मक शासन में, क्योंकि ये दोनों मिलकर कार्य करती हैं, कानून बनाएगी, कानून लागू करेगी। तो भाई देखो बात क्या हो गई, बोले कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को सब कुछ याद नहीं हो सकता। मान लो किसी मामले में न्यायपालिका से लड़ाई हो गई, तो इनको कानून के बारे में कौन बताएगा, इनको सलाह कौन देगा? तब संविधान निर्माताओं ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो कानूनी सहयोग देने के लिए कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। देखो, न्याय करने वाले को न्यायवादी कहते हैं, और जो कानूनी मामलों में सलाह देगा उसे महान्यायवादी। इसे देश का सबसे बड़ा वकील, विधि का अधिकारी, विधि का ज्ञाता वगैरह वगैरह कहा जाता है। तो भाई ये है सीधी सीधी सी बात, कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने को राष्ट्रपति आएगा, कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होंगे, और कानूनी मामलों में सहयोग के लिए कौन होगा? महान्यायवादी होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं अपनी भाषा में, देखो कार्यपालिका को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं, शायद आपने ऐसे सुना नहीं होगा, अपनी भाषा में बता रहा हूं, सीधी सीधी बात है, समझो। देखो, अनुच्छेद भी याद करवा देता हूं, ये भी चीजें याद करवा देता हूं। देखो भाई, 52 के अनुसार राष्ट्रपति है। मान लो आपने कोई आदमी मर जा, पहले 12 दिन करता, 12वें दिन खर्च हो, तो आजकल खर्च बंद कर दिए टोटल, तो जदम जद आपा 11 दिन कर सका, 11 दिन, 11वें दिन लुआ गर्जी जाया वहां भाई आपा, काम खत्म। तो राष्ट्रपति में ते जोड़ दो लाडी 11, कितना आगा रहे? 63। राष्ट्रपति मरने का 11वें दिन कौन जगह ले लेगो की? उपराष्ट्रपति। बात खत्म। कि राष्ट्रपति के बाद 11 दिन कौन आ जागो? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अब मान लो उपराष्ट्रपति चल गो, तो ए कहें भाई जी ते अगर चल गा तो 11 जोड़ लो, तारे भी कटे दिक्कत आ रही है, ए आगा 74। उपराष्ट्रपति में 11 जोड़े जना कौन आगा? ए कहें तू चल जाना, मैं बैठा, घबराओ मत, जास के राम। अब मान लो अभी चल जा, इन कहें याद करा, तो वो है पंडित, पढ़े लिखे आदमी, देश का सो बड़ो न्याय करता, वो कहे 3-3 काची मौत क्या का 11 दिन, 2 दिन ही बहुत हैं। तो राष्ट्रपति जाने के बाद में 11वें दिन कौन आओगो? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जाने के बाद में 11वें दिन कौन आ जागो? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के 2 दिन बाद में कौन आ जागो? महान्यायवादी। अनुच्छेद याद करने को तरीका कहीं भी याद कर सको। अब बात शुरू करते हैं, अपन टॉपिक लेते हैं अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सारी कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जहां से सवाल रिपीट होते हैं वो है राष्ट्रपति। साथियों देखना, तैयारी सारे ही बच्चे करते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं। जब तक आप ये कमियां नहीं ढूंढ पाओगे, कमियां निकाल नहीं पाओगे। देखो, बहुत अच्छी शायरी किसी ने कहा है कि इतनी कमियां ना निकाल मुझ में है मेरे हमदम, वरना एक दिन मुझ में खूबियां ही रह जाएंगी। तो कमियां तो निकालनी पड़ेंगी सर हमें, खूबियां ढूंढने के लिए। शुरू करते हैं राष्ट्रपति, टॉपिक लेते हैं अपना राष्ट्रपति का। सुनो तो भाई बात, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। शब्द की परिभाषा देखो, मैंने अलग अलग लिखा है इसको, है ना, राष्ट्र अलग लिखे और पति अलग लिखे। आप देखो तैयारी करो थे, कर रही हो, मतलब हंसी आ रही है मेरे को। ब्याह शादी को नहीं हो भाई, न हो तो न हो, आपने पति को बड़ो इज्जत है, वो जाजना तो न वजना तो कोई बात को नहीं। पति है, बालम है, परमेश्वर है, और लड़की तो बहुत ही प्यारू बोलम मारे बे, समझ रहे बात। तो थारे भी वो दिखे को जना पति जना थाने देखना है कि लोग राष्ट्र का पति बन रहे हैं, अपा की का पति। थारे जहां खाली स्थान लाग रहे, प्रश्न चिन्ह लाग रहे कि भाई कोई का ही को नहीं, है ना। रोडपति कैस कहां था, सड़कपति कैस कहां था, फकीरपति कैस को मैं, व्याकरण का शब्द नहीं तारे लिए। सुनो तो, राष्ट्रपति देश में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है, देश का जो मालिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। अब कई सारे सवाल उठ के आएंगे, कौन बन सकता है, क्या हो सकता है, कार्यकाल कितना होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, देश का सबसे बड़ा नागरिक है, प्रथम नागरिक है, इतनी सारी बातें हैं। तो राष्ट्रपति शब्द जो है वो ये कह रहा है कि देश में इससे बड़ा कोई पद नहीं होगा, इससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा, इससे बड़ा सम्माननीय व्यक्ति कोई नहीं होगा, इसलिए इसको राष्ट्र का पति कहा जाता है। संविधान में अगर आपकी इसकी स्थिति पूछे तो भाग 5 में चले जाना, कार्यपालिका में चले जाना, और अनुच्छेद 52 में जाके पूछ लेना, जो चीख चीख कर ये कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
चीख चीख कर कह रहा अनुच्छेद 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। शुरू करते हैं साथियों। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे देखो, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या है भाई? भारत का एक राष्ट्रपति है। एक क्यों है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब सुनो, बहुत बार बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर संविधान में अनुच्छेद याद नहीं होते, भूल जाते हैं। एक टिकटॉक पे एक लाइन आती है, बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना? वैसे ही ये अनुच्छेद आप पढ़ते हो, भूल जाते हो। मैं क्या कह रहा हूं, भुलाती है मगर भूलने का नहीं। और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब पूरे अनुच्छेद, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, और आपको बता दूं वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, 2 4 5 हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा देखें इसको और उसके बाद क्वेश्चन का हल निकालने की कोशिश करें। अगले वीडियो में पहले अपन उन 5 क्वेश्चन का हल निकालेंगे और उसके बाद अपन अगला वीडियो शुरू करेंगे। तो देखेंगे बात को। अनुच्छेद याद नहीं होते, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, लॉजिक बता रहा हूं। अनुच्छेद याद, मैं कह रहा हूं भुला ना सकोगे अनुच्छेद भूल कर तुम, ये हर पल तुम्हें याद आते रहेंगे। सुने तो बात को। तो 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखो भाई, एक ही राष्ट्रपति है तो भाई जितनी भी ताकत हो बाबी में होगी को नहीं हो रहा। अरे ते तारे पापा का एक ही बेटा होता, सो क्यों थारो ही थारो, थारो पापा को कर्ज तो भी तारो और दाम ही तो भी थारा। समझ रहे हो ना बात ने? तो देखो 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति है, तो सीधी सीधी बात है भाई, सारी की सारी शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में ही होगी। तो कह रहा है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। अब सुनो देखो बात को, एक ही तो राष्ट्रपति और सारी भी ताकत दे दी, हर कोई थोड़ी बना दिया, तो उसका क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। लो तो लो, बात ही खत्म। अनुच्छेद 54 क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचन कर रहे हैं हम देश के सबसे बड़े व्यक्ति का, तो कोई तो तरीका लगाएंगे ना, हर किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर नहीं सकते। तो क्या कह रहा है कि निर्वाचन की रीति, निर्वाचन करेंगे किस तरीके से? तो निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले अनुच्छेद याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो ये हो गई रीति। अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है? अब सुनो बात को, एक ही राष्ट्रपति है, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति है, निर्वाचन करेंगे किस तरीके से करेंगे? तो वह कितना दिन के लिए करेगा? आलो, तो बात याद कर लो, कार्यकाल, कार्यकाल। बात करें कार्यकाल की, तो 2 साल के लिए बनाया, 2 दिन के लिए बनाया, 2 महीने के लिए बनाया, समाप्त तो होना ही होना है। तो आगे अपन चर्चा करेंगे कि पुनः आएगा या नहीं आएगा, पुनः निर्वाचन इसका होगा या नहीं होगा। ये हो गया पुनर्निर्वाचन। अब एक व्यक्ति यदि बार बार राष्ट्रपति बन रहा है, कुछ तो योग्यता होनी चाहिए ना उसमें। तो देखो अनुच्छेद 58 में क्या करेंगे? उसकी योग्यता की बात करेंगे। अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है? योग्यता। जो भी योग्यता है उनके अनुसार अनुच्छेद 59 में हमने क्या लिखी? उसके लिए शर्तें लिखी। और अनुच्छेद 60 में हमने क्या लिखा? शर्तों के साथ बोले वो पद की शपथ ग्रहण करेगा। और अगर वो शर्तों के साथ शपथ तोड़ता है, कसम तोड़ता है, भाई बात पति ने कसम भी कही, हाँ सुनो, तो अनुच्छेद 61 में क्या लगा देंगे? उस पर महाभियोग लगा देंगे। ये राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है अनुच्छेद के अनुसार। 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, याद रखने की गारंटी दे रहा हूं, मेरे साथ साथ सुनेंगे और दोहराने की कोशिश करेंगे। जब भी ये आप चीजें देखें, पढ़ें, 2 मिनट के लिए 2 बार दोहरा लेना, याद हो जाएगा। सुनेंगे बात को, इधर देखना ही नहीं है, ध्यान दो। एक राष्ट्रपति है, एक ये तो सारी शक्ति उसमें आ गई, लो भाई अपने आप, देखो अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएगा। एक कहानी बना लो, भारत का एक राष्ट्रपति, सारी की सारी ताकत उसको दे दी, सब ताकत दे दी, तो उसको हमने पूरे देश से सबसे बेहतरीन व्यक्ति के रूप में चुनने का कार्य किया। तो उसका क्या करेंगे? निर्वाचन कितने किस तरीके से करेंगे? निर्वाचन के लिए क्या है? रीति का मतलब तरीका है, प्रकार, किस तरीके से लिए करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे? कार्यकाल।
दोबारा आएगा या नहीं आएगा, पुनः है निर्वाचन आएगा। एक व्यक्ति यदि बार बार राष्ट्रपति बन रहा है तो कुछ तो क्या होगी, उसमें योग्यता होगी। योग्यता के साथ क्या रख दी, उसके लिए शर्तें रख दी। शर्तों के साथ उसने कसम खाई, बोले भाई जी ते कही मैं मानी, और यदि उसने कसम तोड़ दी तो क्या हो जाएगा भाई, महाभियोग के द्वारा से पद से हम हटा देंगे। तो आप अगर इसको 2-3 बार दोहरा लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। एक बार पुनः बोलेंगे, एक राष्ट्रपति है, सारी ताकत दी है, उसका क्या करेंगे, निर्वाचन किस तरीके से करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, दोबारा आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या होनी चाहिए, योग्यता। योग्यता के साथ क्या रखी, शर्तें। शर्तों के साथ क्या ली उसने, शपथ। शपथ के साथ अगर वो कार्य नहीं करता है तो हम, जैसे ही वो शपथ मतलब कसम तोड़ता है, तो हम उसे पद से हटाने का प्रयोग शुरू कर देंगे, जो किस नाम से जाना जाता है, महाभियोग के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अपन अगला पार्ट शुरू करते हैं। अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, रीति क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, ये सारी चीजें। एक बार मैं इसको पुनः थोड़ा सा दोहरा देता हूं, शुरुआत से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने शुरुआत की है संघ सरकार की। संघ सरकार में कौन सा रूप अपनाया गया है, संसदीय रूप अपनाया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में 52 से 151 तक है। संघ सरकार के 3 पार्ट हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा। माइंड कोचिंग क्लासेज सीखकर आप सर्च करेंगे, उस पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कार्यपालिका 52 से 78 तक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी कार्यपालिका के पार्ट हैं। व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के पार्ट हैं। और न्यायपालिका भारत में एकात्मक है, इसलिए इसका कोई पार्ट नहीं बनाया गया। अगली स्लाइड में अगर हम देखें, चर्चा करें तो देखेंगे कि कार्यपालिका 52 से 78 तक है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। कार्यपालिका, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। किसके कार्यों में सहयोग के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग के लिए। और कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन है, महान्यायवादी। आगे हम बात करें तो आता है राष्ट्रपति। देश का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का पद कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। इससे पहले ये पद गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। सवाल ध्यान में रखना, 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति होगी। ये सारे अनुच्छेद आपको दोहरा दिए गए। तो बात करते हैं आज के 5 क्वेश्चन की, जो मैं आपको बता रहा था कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 सवाल दूंगा, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। अगले वीडियो से पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल था कि भारत में संघ शब्द के लिए संविधान में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया। साथियों आपको बता दूं कि संघ, भारतीय जो संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। सवाल ये अपना कि संघ शब्द के लिए संविधान में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया। दूसरा सवाल यह है कि ये संघात्मक सरकार जिसकी अपन चर्चा करे थे, वो संघात्मक सरकार किस देश के संविधान से या कहां से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है। पहला सवाल, संघ शब्द के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, कोई पर्टिकुलर शब्द है वहां पे ध्यान देंगे। तीसरा सवाल यह है कि संघ सरकार में कौन सा एक ऐसा पार्ट है, या भारत में संघ सरकार के जो पार्ट है उनमें कौन सा एक पार्ट है जो एकात्मक ही है। सरकार क्या है भारत में, संघात्मक है, और पार्ट जो है वो एकात्मक है। 3 पार्ट हमने बनाए थे। इसके अलावा बात अगर हम करें तो भारतीय संघ सरकार में सबसे बड़ा जो लेखा जोखा रखने वाला होता है, अब ध्यान दें मैंने बोला था कि ये सरकार का ये होता है, सबसे बड़ा लेखा जोखा रखने वाला वित्तीय अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। और 5वां सवाल आपके लिए ये है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जब अस्तित्व में आया तो उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने बोला था कि भारत में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माइंड, जय हिंद, जय भारत।